क्योंकि 29 का जो मुकम्मल दिन है उसमें क्राइम सीन यूनिट उस मकाम पर पहुंचा ही नहीं जहां से मीर रजा की लाश जो है वो मिली थी या वहां से जो है अस्पताल मुंतकिल की गई। अब पुलिस जो है ना इधर ही के कैमरों में खेल रही है, वो जा सकते हैं इधर से भी है, सफारी पार्क से बाद जो रास्ता है ये कॉन्टिनेंटल बेकरी वाला रास्ता है। तो ये सवाल अब सबका है यहाँ पे कि क्यों इतना डिले किया गया है, क्यों वहाँ पे टाइमली जाके एविडेंस को सिक्योर नहीं किया गया और केस को इतना प्रोलॉन्ग किया कि अगर कोई सीसीटीवीज नहीं भी हैं अब तो वो तो जा चुकी हैं। कराची की यूनिवर्सिटी रोड जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, 27 जुलाई की रात बाज़ाहिर एक आम रात थी, मगर उसी रात एक नौजवान मीर रजा अली अपने घर से निकला और रात के अंधेरे में एक ऐसे वाक़े का शिकार हो गया जिसके कई सवालात अभी भी जवाब तलब हैं। आधी रात को यहाँ काफी सन्नाटा होता है और फिर रात के 4 बजे मीर रजा अली का अपने घर से निकलकर इस मकाम पर अकेले आना, गाड़ी से उतरना और पैदल अंदर चले जाना कई सवालात को जन्म देता है। रात 4:11 पर मीर रजा ने बाइकिया बुक की और गुलिस्तान जौहर की जानिब रवाना हुआ। ड्राइवर एहसानुल्लाह के मुताबिक वो पूरे रास्ते गैर मामूली तौर पर खामोश रहा। उसने ड्राइवर से कहा कि लोकेशन की फिक्र ना करो, मैं खुद रास्ता बताता हूँ। 4:28 पर वो अपनी मंजिल के करीब उतरा। किराया 597 रुपए था। उसने 1000 रुपए का नोट दिया और बकाया लिए बगैर आगे बढ़ गया, जैसे उसे किसी से मिलने की जल्दी हो। अच्छा, ये 28 तारीख को 3:57 पे मेरे रजा का रेट आ गया। बिल्कुल मैंने कबूल किया उसका रेट। 2 मिनट में मैंने रेट स्टार्ट कर लिया। फिर जो है ना हम उसी गली से निकल गया। ज़्यादातर रास्ते में उसने हमसे बोला भाई कि गाड़ी में ब्लूटूथ होगा, स्पीकर होगा, नहीं होगा। तो मैंने उसको कहा था बिल्कुल ब्लूटूथ होगा, स्पीकर होगा। फिर उसने जो है ना अपना मर्जी से अपना हमारी गाड़ी का जो स्पीकर है उससे मोबाइल कनेक्ट किया। फिर उसने गाना लगाना शुरू कर दिया। मैं लोकेशन को फॉलो कर रहा था तारिक रोड में। हम जब जिस टाइम हम तारिक रोड में जा रहा था तो उसने कहा था खान लोकेशन देखने का जरूरत नहीं, मैं आपको रास्ता फॉलो कर रहा हूँ। जैसे वो रास्ता बता रहा था उसी रास्ते में बिल्कुल जा रहा था। और पहाड़ी जैसे इलाका एरिया, जैसे मैं उससे उतर चुका हूँ तो सामने बैंक आता है। उसने कहा था वो रोड खराब है, जैसे ही रोड पे ले लो बैंक के सामने 1 वे पे हम गया, गाड़ी थोड़ा सा आगे लेके गया, मैंने उसको छोड़ दिया। और उसने रास्ते में न किसी से बात किया न किसी से फोन किया, क्योंकि हमारा सही ध्यान भी नहीं पड़ा। हम खुद गाड़ी चला रहा था। उसने बोला गाड़ी तेज चलाओ, वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचाओ, बस सिर्फ इसने इतना कहा। 4:33 पर इस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी ने मीर रजा को सड़क पर चलते हुए रिकॉर्ड किया और उसका फोन उस वक्त तक उसके हाथ में था। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद 4:35 पर मुबैना तौर पर उसका आईफोन सड़क पर पड़ा हुआ मिला। ये सवाल आज भी अहम है। उसने फोन क्यों फेंका? क्या वो किसी से बच रहा था? क्या किसी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया, या वो जानबूझकर फोन से दूर होना चाहता था? फिर वक्त हुआ 4:37 और 56 सेकंड। ये वही मकाम है जहां इस शादी हॉल के सामने सीसीटीवी फुटेज में मीर रजा अली को चलते हुए देखा गया और फिर उसी फुटेज में एक आवाज रिकॉर्ड हुई जिसे फायर की आवाज कहा गया। गार्ड ने बाहर आकर लाइट्स ऑन की, इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया गया। अगर वो फायर की आवाज थी तो फिर गोली किसने चलाई? और मेरे पीछे वो मकाम है जहां से मीर रजा अली की लाश मिली। गालिबन उसके हाथ में उस वक्त कुछ खुश्क पत्तियां या झाड़ियां थी, जबकि शॉर्ट्स की जेबें बाहर निकली हुई थी। क्या मज़ाहमत हुई या किसी ने उसकी तलाशी ली? क्या उसने आखिरी लम्हों में किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की थी? एक पैगाम में उसने माली दबाव का जिक्र करते हुए कहा था कि इस रकम पर उसकी जिंदगी का दारोमदार है और उसे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे हैं। घर से रवानगी से पहले उसके कुछ इक़दामात भी कई सवाल उठाते हैं।
उसने गाड़ी खाली की, व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया के दीगर अकाउंट्स डिलीट किए, वालिदैन के अकाउंट्स में आखिरी रकम मुंतकिल की और वालिदा के सरहाने 39,000 रुपए नकद रखे। क्या ये किसी दूसरे बहरान की तरफ इशारा था या फिर किसी ने जबरदस्ती उसके अकाउंट्स डिलीट करवाए? इसका फैसला शवाहिद और तहकीकात ही कर सकते हैं। अब आता है एक और अहम सवाल कि मुबैना पिस्तौल कहां गया? मीर रजा ने दराज से एक पिस्तौल निकाला था, मगर मौत के बाद वो पिस्तौल नहीं मिला। अगर वो फायरिंग में इस्तेमाल हुआ था तो फिर उस पिस्तौल को किसने उठाया और क्यों? लाश के करीब एक कचरा चुनने वाला शख्स भी सीसीटीवी में नजर आया, जिसे नशे की हालत में बताया गया। क्या वो महज इत्तफाकन वहां मौजूद था या उसने कोई अहम चीज देखी? फिलहाल इस बारे में कोई हतमी जवाब मौजूद नहीं। 4:11 पर मीर रजा घर से निकला, 4:28 पर बाइकिया से उतरा, 4:33 पर सीसीटीवी में चलता नजर आया, 4:35 पर मोबाइल पीछे रह गया और 4:37 पर फायर जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई। चंद मिनट, मगर उन्हीं मिनटों में एक जिंदा इंसान हमेशा के लिए खामोश हो गया। पीठ पर गोली के जख्म, जिस्म पर दीगर निशानात, तेजाब से मुतल्लिक शवाहिद और लापता पिस्तौल, ये सब ऐसे सवाल छोड़ते हैं जिनके जवाब अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए। क्या मीर रजा किसी से मिलने गया था या कोई उसका पीछा कर रहा था, या फिर ये वाकया हादसा, कत्ल या किसी से जाती दुश्मनी का नतीजा था? और सबसे बड़ा सवाल कि उन आखिरी चंद मिनटों में हकीकतन हुआ क्या था? शायद इसका जवाब किसी सीसीटीवी फुटेज में हो, या फिर फोन के रिकॉर्ड्स में, या फिर सड़क के उस गोशे में जिसने देखा सब कुछ मगर कहा कुछ नहीं। लेकिन कहानी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। जी, मीर रजा कत्ल केस के हवाले से हमारा प्रोग्राम जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शारा फैसल पर, जहाँ मीर रजा के लिए पिछले कई दिनों से एहतजाज जारी है। सब लोग इंसाफ की उम्मीद लिए यहाँ पर खड़े होते हैं, नारे लगाए जाते हैं, सवालात के जवाबात तलाश किए जाते हैं, लेकिन अभी तक जो इंसाफ की तलाश है वो अधूरी है। इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मैं उनसे बात करूँ और उनके जो अल्फाज हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं कि इतने दिन हो चुके हैं, मीर रजा के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। सिर्फ यहाँ नहीं, ओवरऑल अगर हम पूरे कराची की बात करें तो कई जगह पर लोग इसकी बात कर रहे हैं। मीडिया के जो जितने चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, हर जगह यही बात हो रही है। तफ्तीश शुरू हो चुकी है एक नए तरीके से। मुतमईन है आप लोग या नहीं? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है हम तफ्तीश से, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग फैमिली का सोचे, उन पे क्या गुजर रही होगी इस टाइम पे। हम देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि यार हमारा भाई जगह होता तो हम क्या करते। हम जॉब करते हैं 9 to 5, लेकिन हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम बाहर निकलें ताकि कल को हमारे भाइयों के साथ इस तरह का कुछ ना हो। अच्छा देखिए, इस यहाँ पे रोड पे खड़े हुए एक तवील अरसा गुजर चुका है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि जब से आप लोग इस एहतजाज का हिस्सा बनी हैं, खासतौर पर अगर मैं आपकी बात करूँ, कौन सी ऐसी शख्सियात आई हैं जिन्होंने आकर साथ दिया है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ मिलेगा? किसी ने भी नहीं करवाई। सब अपने आए अपना पेज चमकाने के लिए, अपनी प्रोफाइल चमकाने के लिए, वीडियोस बनाई, 2 लफ्ज अच्छे बोले और चले गए। उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप हम इंसाफ दें, जस्टिस दें, ताकि हमें यकीन दहानी हो कि हमारा फ्यूचर इस मुल्क में है। अच्छा, पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जिस तरह मीर रजा के बारे में पहले आया कि उसने खुदकुशी की है, इस बयानिए को बहुत चलाया गया, लेकिन फिर जब दोबारा हर चीज़ हुई, एक नए तरीके से तफ्तीश शुरू की गई, तो सब चीज़ें वाज़े हो गई कि ये खुदकुशी नहीं थी, ये कत्ल था। अब आप लोग क्या इस तफ्तीश से भी अगर मुतमईन नहीं है तो फिर कैसे क्या होगा? ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि हम इनसे मुतमईन है, बिल्कुल भी नहीं। बस इनका यही है, हमेशा से यही है, मारो पीटो और फिर बाद में कहो कि तफ्तीश ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हुकूमत इनके साथ हमेशा से मिली हुई है, हमेशा से कातिलों के साथ कब तक मिली होंगी? किसी के तो दर्द का आप लोग एहसास करें। इतने बड़े हमने आप लोग को रुतबे पे बिठाया है, हुक्मरान बनाया है। आप लोग अपनी औलाद नहीं है, आप लोग अपने खून नहीं है। एक बार अपने दिल पे हाथ रखिए, अगर वजीर आजम का बेटा होता, वजीर आला का होता तो वो नहीं आते। उनके लिए कोई नहीं होता।
वोट के टाइम पे आपको आवाम याद आती है, बाकी दुख दर्द में कोई याद नहीं रहता। और कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस ये इस वाक़े में मारा गया, इस मुकाबले में मारा गया, ऐसा नहीं होगा। वो जिंदा सलामत हमें इस चौक पे चाहिए। कब फांसी मिलेगी इनको, कब इनको सजा मिलेगी, कब तक मिले रहेंगे इनके साथ? क्यों सरेआम सजा नहीं दी जाती? कोई कानून नहीं, कोई तरमीम नहीं। आप लोगों के लिए सारी तरमीमें बन जाती है, सारे कानून बन जाते हैं और गरीब के लिए कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों कातिलों को छुपाते हैं। खुदा का तो कुछ खौफ करें कि कातिलों को इतनी ढील दी गई है कि बस वो कुछ भी करे। कल को मैं भी उठ के किसी को मार दूं, कोई मुझसे नहीं पूछेगा। इतनी तो आज़ादी है ना हमारे मुल्क में, किसी को भी मार दो कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं। अच्छा मेरी बहन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहन ने बड़ी अच्छी बात की है और जो अपनी इज़हार एक आवाज़ है, एक दर्द है, एक कर्ब है आप सब लोगों का जो सामने रखा जा रहा है और पिछले कई दिनों से आप लोग यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें बदलती चली गई, जिस तरह कहा गया स्टार्टिंग में एक नया रंग देने की कोशिश, खुदकुशी का रंग देने की कोशिश, सारे बयाने जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब तो ये पता लग गया है कि मीर रज़ा का कत्ल हुआ है, उसके बावजूद बड़ी सुसरवी का जो है मुजाहरा किया जा रहा है। चीज़ें सामने नहीं आ रही, एक कातिल को नहीं पकड़ पा रहे, क्या वजह हो सकती है? बस वो यही चाह रहे हैं कि ये सुसाइड की तरफ ही रहे और असल कातिल ना पकड़ा जाए। अब आप ये देखिए कि कितनी बाबर सलीम है और फ़हीम सिद्दीकी हैं, उन्होंने कितनी इन्वेस्टिगेशन की है और अब तो डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि इस पर गौर करना चाहिए, लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा। एप्पल वॉच और वो जो है आपका उसका आईफोन जो है वो तक उस पर अभी तक वो खुला नहीं है, तो 27 लास्ट डेट है। तो फिर आप ये बताइए जब सब स्पॉइल हो जाएंगे सारी एविडेंस तो क्या मिलेगा? मैं नहीं समझती कि इंसाफ मिलेगा। हम लोग कर रहे हैं, बस हम लोग कर रहे हैं तो शायद ये लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये कुछ डेज और चलिए पेंडिंग में चले जाएगा, ये कुछ भी नहीं। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्पेसिफिकली हम मीर रज़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग सारे, या फिर इंसाफ उन लोगों को भी मिलना चाहिए, उनकी बात भी की जा रही है इस एहतजाज के अंदर जो शायद बहुत सालों पहले या कुछ दिनों पहले या आए रोज़ कराची में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, तो वो उन लोगों को भी इंसाफ नहीं मिलता। तो यहाँ सिर्फ इंसाफ एक शख्स के लिए मांगा जा रहा है या फिर तमाम लोगों? देखें, इसमें कराची शहर में एहलियाने कराची को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये कोई पहला मर्डर नहीं है। ये हमने पहली लाश नहीं उठाई, कराची के लोगों ने ये पहली मैयत नहीं उठाई, ये मर्डर पहला नहीं है। इससे पहले कई कत्लो गारत हो चुके हैं, चाहे वो डंपर के नीचे आए हो, किसी अमीर ज़ादे ने अपनी फॉर्च्यूनर से उन्होंने कुचल दिया हो, बहुत कत्लो गारत हो चुके हैं। लेकिन ये एहतजाज सबके लिए है। ये आज 17 आप देखें पीछे 17-18 साल के बच्चे, नौजवान बच्चे, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे हैं। ये वो यूथ है जिससे शऊर आ गया कि इंसाफ किस तरह लेना चाहिए। अब तक तो हम खामोश थे, मारने वाला मार के शहर से मुल्क से बाहर भाग जाया करता था और हम खामोश होते थे, लावारिस थे ना हम लोग। लेकिन अब लावारिस नहीं है, अब हम अपना हक लेना जान गए। 18 साल से हमें शऊर आ गया, ये यूथ जवान हो गई, इन्हें पता चल गया कि अपना हक कैसे लेना है। ये पुरअमन एहतजाज है, किसी के साथ कोई आप देख लें कोई पथराव नहीं है, जलाव नहीं है, घेराव नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये कराची टैक्स देता है तो यहाँ के लोगों का हक भी बनता है कि उन्हें इंसाफ मिले। मैं ये भी जानना चाहूँगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, वक्त के साथ साथ नए शवाहिद आ रहे हैं, नए CCTV फुटेज सामने आ रही हैं। दो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, काला कत्ल अभी तक नहीं मिला पुलिस को, दूसरा कातिल तक नहीं पहुँच पा रही पुलिस। आप लोगों को क्या लगता है और कितना डिले होगा इसमें? देखें, आप पढ़े लिखे हैं, आप पूरा मजमा पढ़ा लिखा है, सब जानते हैं, हम एक्सपोज कर चुके हैं कि किसने मारा है। CCTV फुटेज को तो आप रहने दे, बनाई जा रही हैं, AI का ज़माना है, नई नई चीज़ें बना के लोग गुमराह कर रहे हैं। सब जान चुके हैं कातिल कहाँ है, मुल्क में है, मुल्क से बाहर है, कहाँ है, सबको पता है। ये बात आप रहने दीजिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हुक्मरान हैं और जिन्होंने नाअहली दिखाई उन्होंने, और नाअहली वाले जितने भी इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, गवर्नमेंट का कोई भी हुक्मरान है, वो इस्तीफा दे और बाहर आ जाए। इंसानियत तो यही कहती है। बहुत शुक्रिया मैम। मीर तेरे खून से जी वेलकम बैक। मीर रज़ा अली कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू जारी है। कुछ नई फुटेजेस सामने आ रही हैं, कुछ नए शवाहिद सामने आ रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं GNN के क्राइम रिपोर्टर जनाब आतिफ शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई, अब क्या नज़र आ रहा है, कहाँ जा रहा है ये केस, क्योंकि नई चीज़ें सामने आ गई,
हालांकि रोज ही कुछ नया हो रहा है इस केस के अंदर, लेकिन अब नई सीसीटीवी फुटेजेस क्या कह रही हैं और कितनी आसानी होगी कातिल तक पहुंचने में। देखिए अर्तुगरुल, दो नई सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो कि सामने आई हैं, जो जीएनएन की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जिनमें से एक सीसीटीवी फुटेज वो है जब माली की जानिब से पुलिस को इत्तला दी गई और बाद में पुलिस का जाए वकुआ पर पहुंचना और वहां से लाश को अस्पताल मुंतकिल करना। वो तकरीबन 2 घंटे का वक्त है जब माली की जानिब से माली इत्तला देता है, पुलिस एहलकार जो है मोटरसाइकिल सवार उस मकाम पर पहुंचते हैं। बाद में हम देखते हैं कि पुलिस मोबाइल भी उस जगह पर पहुंचती है, 2 घंटे इंतजार किया जाता है, क्राइम सीन यूनिट नहीं आता है और बाद में लाश को वहां से अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि क्राइम सीन यूनिट वो सारा दिन जो है, यानी कि 29 का जो मुकम्मल दिन है, उसमें क्राइम सीन यूनिट उस मकाम पर पहुंचा ही नहीं जहां से मीर रजा की लाश जो है वो मिली थी या वहां से जो है अस्पताल मुंतकिल की गई। वहां पर क्राइम सीन यूनिट वो सारा दिन नहीं पहुंचा। शुरू में तो ये कोताहियां नजर आई, हर जगह से नजर आई। हाँ, उसके बाद क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ने इस बात को क्लियर भी कर दिया कि क्राइम सीन यूनिट इस मकाम पे तब तक तो नहीं था जब तक पुलिस वहाँ मौजूद थी, जब तक लाश वहाँ पड़ी हुई थी तब तक तो क्राइम सीन यूनिट वहाँ नहीं पहुँचा हुआ था। इसके बाद दूसरी अहम सीसीटीवी फुटेज जो जीएनएन सामने लेके आया वो ये है, वो रात यानी कि 28 और 29 की दरमियानी रात, मुमकिन तौर पे ये वही रात है जिस रात मीर रजा की लाश को उस मकाम पर फेंका गया या मीर रजा को वहाँ पर कत्ल किया गया, ये वही रात है। उस सीसीटीवी फुटेज में अगर आप गौर करेंगे तो आपको 2 मशकूक मोटरसाइकिलें नजर आएंगी, जो एक वो मकाम पर खड़ी हुई है जहां पर मीर रजा की लाश मिली, और एक उसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है वो खड़ी होती है। 2 मशकूक मोटरसाइकिलें, इनकी जो गश्त है वो मशकूक पाई गई। मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमरास में जो है ये फुटेजेस में नजर आए हैं। इसके साथ साथ एक अहम फुटेज जिसमें एक शख्स उस मकाम तक आता है जहां से मीर रजा की लाश मिली, वो तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो टहलता रहता है उस जगह पे, उसको भी मशकूक जाहिर किया जा रहा है। और इस सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब मशकूक शख्स जो है वहाँ पर गश्त कर रहा था, उस वक्त यूनिवर्सिटी रोड यानी कि वो जो जहाँ से लाश मिली है उस मकाम से चंद गज के फासले पे, थोड़े से ही फासले के ऊपर जो है वो एक थाने की पुलिस मोबाइल जो है वहाँ पर पहरा दे रही थी। पुलिस पिकेट होती है, जो पुलिस पिकेट कायम की जाती है, उसके एसओपीज ये कहते हैं कि कहीं पर भी पुलिस पिकेट कायम जब की जाती है तो वहाँ पुलिस का एक अफसर मौजूद होता है। इसके साथ साथ जो फ्लैश लाइट्स होती हैं यानी कि जिनको हम नीली और लाल बत्ती कहते हैं, उसका ऑन होना ज़रूरी होता है। इसी के साथ जो एहलकार वहाँ पर ड्यूटी पे जो सरंजाम दे रहे होते हैं उनका बुलेट प्रूफ जैकेट का पहनना और साथ साथ अपने जो शनाख्त है उसको वाज़ह करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस क्लियर कर रही है कि वो रात का एक तवील वक्त है, तकरीबन 2.25 घंटे है जो मोबाइल जो है वो वहाँ पर मौजूद रही है, और सुबह दिन के वक्त जो है मोबाइल वहाँ से मूव होती हुई भी सीसीटीवी कैमरास में जो है वो रिकॉर्ड हुई है। इसके बाद हमने वहाँ उस मकाम पर पहुँचे, वहाँ इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि 29 की रात पुलिस मोबाइल जो है 28 और 29 की जो दरमियानी शब है उसमें पुलिस मोबाइल यहाँ मौजूद थी। क्या अभी तक कोई ऐसी फुटेज नहीं आई जिसमें ये पता चल सके कि मीर रजा को वहां पर उसकी बॉडी को लाकर फेंका गया कत्ल करने के बाद, या फिर उसे वही उसी मकाम पर कत्ल किया गया? अभी तक कोई ऐसी फुटेज नहीं मिल रही क्या? क्योंकि दिन गुजरते जा रहे हैं और चीजें अभी भी सामने आती जा रही हैं, जैसे ये फुटेज आ गई तो वो वाली फुटेज क्यों नहीं आ रही सामने? देखिए अर्तुगरुल, 2 अहम बातें हैं इसमें। एक है पुलिस की तफ्तीश। इनकी जो पुलिस की तफ्तीश है वो ये कहती है कि जिस जगह से मीर रजा की लाश मिली वहां से गोली का खोल मिला। गोली का खोल मिलना इस बात को जाहिर करता है कि मुमकिन तौर पे वहीं पर मीर रजा को गोली मारी गई हो, ये पुलिस की तफ्तीश कहती है। जो वहां से गोली का खोल का मिलना जो है वो ये साबित करता है कि मीर रजा को उसी मकाम पे गोली मारी गई है। सही। इसके साथ दूसरी जो बात है वो ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज आप नाजरीन हमारे देख रहे होंगे उसमें एक मशकूक शख्स का उस मकाम तक आना, तो ये भी बहुत अहम है। उसके बारे में भी जो है तफ्तीश होनी चाहिए कि वो मशकूक शख्स जो है रात के इस पहर जो है वो वहां पर क्या कर रहा था। उसी मकाम पर बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉइंट है जहाँ पर मीर रजा की लाश जो है मिली है, ये सेम वही पॉइंट है। वहां तक एक मशकूक शख्स का आना और आना जाना जो है वो भी इस बात की तस्दीक करता है कि कुछ ना कुछ चल जरूर रहा था उसका। लेकिन उस फुटेज में तो वो अकेला आ जा रहा है अगर देखा जाए तो या तो बॉडी पहले से मौजूद है वहां पर जिसको वो देखने आ रहा है, या नहीं है बॉडी और वो अपने किसी काम से आ रहा है, वो तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। लेकिन क्या अगर बॉडी वहां मौजूद है या वहां मारी गई है तो उससे पहले की कोई फुटेज नहीं है, इससे पहले की
ये तो सब बात का सीन हो सकता है, इससे पहले का कुछ नहीं है। अर्तुगरुल, ये वो रात है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मुमकिन तौर पर जो जाहिर किया जा रहा है कि इस रात वहां पर लाश को फेंका गया, ठीक है, ये जाहिर किया जा रहा है। इस रात वहां पर या तो कत्ल हुआ या लाश को वहां पे ले जाके फेंका गया। इसमें अहम चीज़ ये है कि जो मारने वाला है वो इतना शातिर है कि उसको ये तक पता है कि कौन सा जगह जो है वो ब्लैक स्पॉट है, जहाँ पर कैमरे के एक्सेस नहीं है, क्योंकि रात का गुप अंधेरा है, झाड़ियाँ हैं। ये सिर्फ एक कैमरा है जिसके अंदर एक शख्स की मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है, सिर्फ एक कैमरा है जिसमें मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा कोई ऐसी वो नहीं है कि जिसमें ये रिकॉर्ड हो सके कि लाश जो है वो इस मकाम पर जो है वो ला के फेंकी गई है, इस मकाम पर ला के जो है कत्ल किया गया, वो कहीं भी क्लियर नहीं हो पाया है। अच्छा आतिफ, एक चीज़ ये भी अब सामने आ रही है कि जी मीर रज़ा ने जो है वो रिपोर्ट में आई है कि जी दोनों हाथों से गोली चलाई है। ठीक है, कुछ फुटेजेस में देखा जाता है कि गोली की आवाज़ आती है, वो शादी हॉल के करीब, गार्ड भी बाहर निकल कर देखता है, उसको समझ नहीं आता। फिर हॉल मिलना उस क्राइम सीन से, गन पाउडर का होना, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, और अब ये आना कि मीर रज़ा ने दोनों हाथों से फायर भी किया है, इस पर क्या कहते हैं? अच्छा देखिए अर्तुगरुल, ये ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके जो हाथ हैं उनके ऊपर से जो है गन पाउडर मिला है। इस बात की ज़राए ने तस्दीक की है, जो फोरेंसिक है उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं सामने आई होगी कि उनके हाथों पर जो है गन पाउडर पाया गया है। तो जब हमारी इसी मौजू पर जो है वालिद से बात हुई, इनके जो वालिद हैं मीर रज़ा के, तो उन्होंने ये कहा कि मुमकिन तौर पे ऐसा हो सकता है कि मीर रज़ा ने सेल्फ डिफेंस पे जो है फायर किया हो। मुमकिन तौर पे ये भी हो सकता है क्योंकि मीर रज़ा जो है वो अपने साथ एक वेपन भी लेके गए थे, एक वो पिस्तौल था जो उनके गार्ड का था जो अपने साथ लेके गए थे। तो मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि जब मुज़ाहमत हुई होगी तो वहाँ पर मीर रज़ा की जानिब से भी फायर किया गया हो, जिसका गन पाउडर जो है वो वहाँ पर हाथों पे पाया गया। इसी के साथ अहम चीज़ ये है कि वो जो करीबी मस्जिद है जिसकी दीवार के करीब इसकी मीर रज़ा की लाश मिली है, उस मस्जिद के जो मुअज्जिन हैं और जो खतीब हैं उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। अच्छा। उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जा चुका है, उनसे भी तफ्तीश की गई है, उनसे भी पूछताछ की गई है कि जब सुबह फजर की नमाज हुई थी, नमाज के बाद जो है उन्होंने क्या देखा। अक्सर क्योंकि अगर मैं मस्जिद के हॉल में अगर खड़ा हूँ तो सामने की जानिब मुझे अगर कोई बॉडी पड़ी होगी तो साफ नजर आएगी, बेशक, हाँ, ठीक है, देखिए वो वो सामने नजर आएगी, वाज़ेह ना नजर आए लेकिन झाड़ियों में से कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा। तो उनसे भी बयान लिए गए हैं। अब उन्होंने पुलिस को क्या बयान दिए हैं, दीगर अफराद जो है जो उससे राब्ते में थे उनसे बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। अब जो है वो तफ्तीश का दायरा थोड़ा वसी करने की जरूरत है। अच्छा आतिफ, अब मुझे ये बताइएगा कि इतनी सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं, जैसे आपने कहा कि तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है और जो चीज़ें बहुत पहले होनी चाहिए थी अब हो रही हैं, सामने आ रही चीज़ें, क्या लगता है कितने दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा उनके ख़ानदान को, लोगों को, मीर रज़ा को इंसाफ के लिए? क्या लग रहा है कि पहुंच जाएंगे कातलों तक जल्दी पुलिस वाले या नहीं? देखिए अर्तुगरुल भाई, इसमें अहम बात यह है कि जो पहली तफ्तीशी टीम बनाई गई थी वालिदैन को उस पर एतमाद नहीं था। उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि हमें इन पर यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है। जब दूसरी तफ्तीशी टीम बनाई गई तो चंद दिन तक वालिदैन को तसल्ली हुई कि कहीं ना कहीं पुलिस काम कर रही है, कुछ ना कुछ पेशरफ जो है वो हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर ये सामने लेके आएंगे। लेकिन माज़रत के साथ आज मेरी जब मीर रज़ा के वालिद से बात हुई तो उनका लहजा, उनका बात करने का अंदाज, वो ये बता रहा था कि अब वालिदैन जो है वो तफ्तीशी टीम से मुतमईन नहीं है, क्योंकि तफ्तीशी टीम से, इस नई तफ्तीशी टीम से वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि इस वक्त इतने दिन गुजरने के बावजूद भी जो है वो अभी तक सुराख नहीं लगाया जा सका कि मीर रज़ा को कत्ल किसने किया है। कत्ल उस मकाम पे हुआ है, किसी दूसरी जगह से जो है लाश को वहाँ से लाया गया था। तो अब वालिदैन का जो वो भरोसा था, जो यकीन था, जो उम्मीद थी, वो सब टूट चुकी है। वो अब नाउमीद हो चुके हैं इससे कि अब जो है पुलिस सुराख लगा पाएगी। उनको यही लग रहा है कि शायद ये मामला भी जो है वो अब दबा दिया जाएगा, मीर रज़ा को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। अभी जो अहम जो 2 सीसीटीवी फुटेजेस पे मैं बात कर रहा था, ये भी जीएनएन ही सामने लेके आया है। इस पर ही वालिद ने जो है वो इत्मीनान का इजहार किया, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया जीएनएन का कि जीएनएन अहम चीज़ें जो है वो सामने लेके आया जो अब इस केस को मजीद आगे बढ़ने में मदद देगी। तो अगर जीएनएन वो तमाम तर चीज़ें सामने ला सकता है, वो सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकता है, तो तफ्तीशी टीम जो है उनके हाथ में ये सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं लगी, उन्होंने जो है इस पर तफ्तीश क्यों नहीं की? उनको पहले जो है इस स्टेप को उठाना चाहिए था, उनको पहले तफ्तीश करनी चाहिए थी, ना कि किसी सहाफ़ी को जो है इसमें अपना किरदार अदा करना पड़े, ना कि किसी सहाफ़ी को जाके सीसीटीवी इकट्ठी करके अपने पास जो है वो लानी पड़े। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपका। जी, इस मीर रज़ा कत्ल केस पर अभी हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी,
मीर रज़ा के वालिद साहब और उनकी बहन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा उनसे बात करना, और इस वक्त जो केस अब एक रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया रुख ले लेता है, एक नया टर्न ले लेता है, उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ये पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो आप लोगों के साथ पेश आया है, और जिसकी वजह से आप लोग एक बड़ा तवील अरसा हो गया है इस इंसाफ की तलाश में, आप लोग सड़कों पर भी दरबदर जो है वो फिर रहे हैं और अदालतों के चक्कर लग रहे हैं हर जगह हो रहे हैं। मुझे बहन ये बताइएगा कि जिस रात ये वाक़या हुआ, मैंने आपके बाबा से भी पूछा था पहले, उस वक्त वो कैसा, उस वक्त जब मीर घर से गया है उससे पहले जब आप लोग से बात हुई, मिजाज कैसा था? ठीक था, अच्छा था, खुश था या नहीं? बिल्कुल नॉर्मल मिजाज था। मुझे अभी भी याद है वो सो के उठा था और बेसिक बात करके, खाना पीना नहीं, दोस्तों के साथ खाऊंगा, जैसा उसको रूटीन होता है वैसे ही था वो, बिल्कुल नॉर्मल होके गया। मीर रज़ा के कत्ल होने के बाद बहुत सारे शवाहिद मिलते चले गए, कुछ को मिटा दिया गया या नहीं उसको सही तरीके से वो ट्रेस कर सके, बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। पहले दिन जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो काफ़ी दिनों बाद जाकर हुई। आप लोग बहुत इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते रहे, हर चीज़ हुई। अब एक नई तरह से एक तफ्तीश हो रही है, क्या आप लोग इससे मुतमईन हैं या नहीं? मुतमईन का जवाब तो मुझे नहीं पता, मगर ये चीज़ है कि हम अभी जो न्यूज़ आ रही है कि 12 बजे से कॉल की हुई थी, 2 घंटे तक रज़ा की बॉडी वहीं रही, कोई आया नहीं। न्यूज़ में आ रहा है कि क्राइम सीन यूनिट को मना कर दिया गया था, तो ये एक तो न्यूज़ कौन बता रहा है, और अगर ये सच है तो क्यों मना किया गया है? क्योंकि ये सिर्फ रज़ा की बात नहीं हो गई ना, अब ये तो हमारे जस्टिस सिस्टम की आ गई, हमारी SOP से बात आ गई है। अगर आपकी SOP कह रही है कि 15 मिनट में 15 ने आ जाना है, तो ये 2 घंटे क्यों लगे? क्राइम सीन यूनिट वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? तो ये सवाल अब सबका है यहाँ पे कि क्यों इतना डिले किया गया है, क्यों वहाँ पे टाइमली जाके एविडेंस को सिक्योर नहीं किया गया, और केस को इतना प्रोलॉन्ग किया है कि अगर कोई CCTVs नहीं भी हैं अब, तो वो तो जा चुकी हैं। तो ये सारे सवाल अब सब यहाँ पे कर रहे हैं खड़े होकर हमसे। मीर की जो तफ्तीश हो रही है बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रही। ऐसा तो है, देखिए आज 22 दिन हो गए हैं, 22 दिन तक रोज़ ये सारे बाहर आ रहे हैं, रोज़ आके खड़े हो रहे हैं। बीच में टीम चेंज हो गई, हमने इंतज़ार कर लिया, अब नई टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, बट इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। एक कातिल को ढूंढना है, वो कातिल तो घूम रहा है ना भाई, और अभी भी हमें जो आज स्टेटमेंट सुनने को मिल रहा है कि वो मेडिकल रिपोर्ट में कंफ्यूज हैं, तो क्या अभी भी सुसाइड के ऑप्शन को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बस किसी तरह सुसाइड बोल दें? ये तो पॉसिबल है नहीं ना। अगर आप इन्वेस्टिगेशन को देखें कि वो जिस चीज़ को देखना चाहिए ना, आपको पता है कि वो क्या देख रहे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रज़ा की बॉडी मिली है सर, ये रज़ा की, कैमरामैन प्लीज इस चीज को जरा दिखाएं। ये रज़ा को लेकर गया है, वो रज़ा गाड़ी को लेकर गया है, यूँ ये ऊपर गया है, ये आखिरी गली से गया है, और ये किला की रोड है सर, ये किला रोड है। ये रज़ा की बॉडी इधर मिली है सर, ठीक है। अब पुलिस जो है ना इधर ही के कैमरों में खेल रही है, वो जा सकते हैं इधर से भी है, सफारी पार्क से बाद जो रास्ता है, ये कॉन्टिनेंटल बेकरी वाला रास्ता है। अब आप इसके अंदर से देखो रास्ते कितने हैं जाने के लिए, सब बेंगलोर हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कहीं की इनको वीडियो नहीं मिल रही। गलत वीडियो है, इन्होंने नहीं ली, टाइम वेस्ट किया, 7 दिन और 14 दिन को ओवरलैप पे ले आए वीडियोस को, राइट सर। यहाँ पर पुलिस खड़ी रहती है। वीडियो में आप ही के चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने वीडियो चलाई है, पूरा बताया है। 28 तारीख पानी दे रहा है वो, उसी जगह पे जहाँ पर रज़ा था बॉडी मिली है, उस दिन बॉडी नहीं थी। 29 को फिर उसी टाइम पे वो पानी दे रहा है, इसको बॉडी मिलती है। 11:40 को 15 को कॉल करता है, वो 12:15 कोई अपने टाइम से आते हैं, वो 1:41 पे बॉडी मूव हुई है। क्राइम सीन यूनिट नहीं आया, 3 बजे उनको सोशल मीडिया से पता लग रहा है, ठीक है, और वो आए नहीं। उनको किसने मना किया, किसने बोला कि वो छोड़ो बॉडी को और जहाँ डकैती हुई है उधर जाओ? डकैती हुई है, बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए इनको।
जिस तरह बाबा आपके ये मैप दिखा रहे हैं और जो चीज़ जस्टिफाई कर रहे हैं उसके अंदर, क्या आप लोगों ने ये प्लान किया है कि जो अतराफ की सारी चीज़ें हैं, क्या आप लोग का ये पूरा ग्रुप जो है जो यहाँ पे एहतजाज कर रहा है, बात कर रहा है, इनके साथ जाकर खुद से वहाँ पर क्या CCTV फुटेजेस सर्च करने की कोशिश करेंगे? कोई प्लान है? देखिए, ये सारा एहतजाज जो हो रहा है ये तो इसके दोस्त हैं, या इनफैक्ट ऐसे लोग हैं जो रज़ा को जानते भी नहीं हैं। ये वो सारे लोग हैं। ये हमारी प्रोटेस्ट में नहीं, हम इनकी प्रोटेस्ट में आ रहे हैं क्योंकि ये लोग रज़ा के लिए खड़े हो रहे हैं। रही बात चीज़ों को देखने की, खुद से इन्वेस्टिगेट करने की, वी आर सिविलियंस, वी कैन नॉट गो आउट ऑन द फील्ड एंड इन्वेस्टिगेट। हम क्लूज दे सकते हैं और हम क्लूज दे रहे हैं बिकॉज हमें जवाब चाहिए। मेरा भाई कत्ल हुआ है, मैं चुप नहीं बैठ सकती, बट मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊँ, बोलूँ अपना कैमरा दिखा दें, तो वो अथॉरिटी तो हमारे पास नहीं है। बट हम बता सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। मैं जान सकता हूँ मीर रज़ा एज ब्रदर कैसा था, एज पर्सन कैसा था, एज बिजनेसमैन कैसा था? ही वॉज अगर मैं जेनजी लैंग्वेज में बोलूँ, ही वॉज अ सॉफ्टी। ही वॉज अ सॉफ्टी। वो फड्डे नहीं करता था, वो फड्डे सुलझाता था, वो शोर शराबा नहीं करता था, वो बहुत सॉफ्ट मिजाज का था। उसकी ना एक डिम्पल यहाँ पे आती है, डिम्पल वाली स्माइल थी उसकी, तो वो इतने फड्डों में, पॉलिटिक्स में नहीं होता था। वो लोगों को ना जोड़ के रखता था, लिटरली। उसका वो हम कहते हैं ना, वो हमारी घर की रोशनी था कि वो लोगों को ना जोड़ के रखता था। एंड एज फॉर बिजनेसमैन, आई थिंक उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। आप अभी बैठ के बिरयानी खा रहे होंगे ना, वो बोलेगा यार बिरयानी में ये इतने की बोटी है, इतने के चावल हैं, ये प्राइसिंग है। वो बैठे बैठे ना प्लान्स निकालता था, बिजनेस आइडियाज निकालता था। उसका दिमाग ना बहुत शार्प था चीज़ों को लेकर। क्या कभी आपसे बात करते हुए एज ब्रदर सिस्टर जो होते हैं, बड़े क्लोज रिलेशन होता है, अक्सर होता है कि हम भाई अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो हम शेयर कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। कभी कोई बाहर के इस तरह की प्रॉब्लम जो माशरे में बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेन देन के मामले, बिजनेस में प्रॉब्लम्स और पता नहीं क्या क्या उसके हवाले से चल रही है, कभी कोई ऐसी बात, कोई प्रॉब्लम शेयर की जो उसको डिप्रेस कर रही थी? मैं कह रही हूँ काश वो शेयर कर लेता तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता, या कॉज वो नहीं करता था। उसके लिए बिजनेस अलग था और फैमिली अलग थी। बिजनेस में कुछ भी हो, वो घर में कभी मसलों को लेकर नहीं आया। वो घर में घुसा है तो हंसते हुए घुसा, वो कभी घर में कोई मसले नहीं लेकर आया। अगर कोई मसला होता, वो हमसे शेयर करता ना, तो शायद हम कोई रास्ता निकाल चुके होते। तो वी डोंट नो, मे बी शायद कोई मसला था ही नहीं। ये जो चीज़ें उसके नाम पे डाली जा रही हैं कि वो डेप में था, ये था, वो था, आपको कौन सा पाकिस्तानी नहीं है? इतने बिजनेस चल रहे हैं, ही वॉज अ बिजनेसमैन। तो ये बातें तो चलते रहेंगी। मैं इसकी बात कोई कंटिन्यू करूँगा कि ये बेकार की बातें ला के डेप्थ में था या इसने पैसे इन्वेस्ट करे थे, लिए थे। अब उसको देखे इन्वेस्टमेंट को कैसे बोल रहे, कर्ज बोल रहे, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है। अहमद कहाँ गया इसमें, पार्टनर कहाँ है? रज़ा क्यों अकेले बर्डन लेगा? बात ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। हम पूछ रहे हैं कि क्राइम यूनिट से पूछो, उसका जवाब नहीं। रिक्शा का बताओ, बंदे सफेद कुर्ता शलवार में घूम रहे उनका बताओ, मोबाइल स्क्रीन ऑन करके बंदे घूम रहे उनका बताओ, सफेद ऑल्टो का बताओ, मोटरसाइकिल का बताओ, इनकी मौजूदगी में मोटरसाइकिल मोबाइल खड़ी है उसका बताओ। नहीं, किसको छुपा रहे हो आप? नाइली क्यों छुपा रहे हो आप? उस जगह के कैमरे अभी तक नहीं मिले, मस्जिद के ऊपर के गली के कैमरे अभी तक नहीं मिले, आगे पीछे तरफ के कैमरे अभी तक नहीं। क्या वर्किंग हो रही है? ये कैमरे हमें दिखाए गए, हमने पॉइंट आउट किया, उन लोगों ने नहीं। क्या आप लोग अपने वकील के जरिए उस चीज़ को वहाँ पर उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और क्या अदालत ने किसी किस्म का कोई आपके साथ ऐसा वो कर रही है कि जी आप वहाँ जाएं और जाकर वहाँ के जो लोग हैं, तरफ में जितनी CCTV है वो आपको मिल सके? कोई ऐसा हुक्मनामा जारी किया या नहीं? सर अभी तक तो कोई नहीं किया, मगर हमें महसूस होता है कि वो निकाल लिए इन्होंने। अब वो पॉइंट की वीडियोस गायब है, वीडियोस नहीं है। मीर साहब खास तौर पे ये जानना चाहूँगा, देखें क्राउड है,
आप लोगों की बातचीत हो रही है, यहाँ पर आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हो, हिस्सा बन रहे हैं मीर के इंसाफ की तलाश में, हर चीज़ हो रही है। सर उसके क्या यहाँ पर कोई ऐसे लोग आते हैं बड़े इदारों से ताल्लुक़ रखते हो, सियासी लोग हो, जो इधर आकर इस चीज़ की यकीन दहानी कराए कि हाँ वो आपके साथ है, इंसाफ की तलाश में, इंसाफ दिला कर रहेंगे? बिल्कुल सब आते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, फिक्सेट के आलमगीर खान, फारूक सत्तार साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी इस्लामाबाद से आई है, JUI के मौलाना साहब के साहबजादे आए हैं, सारे यार सारे। और मैं ये बेसिकली पॉलिटिकल नहीं है, वो आते हैं अपनी हमदर्दी भी दिखाते हैं, बोलते भी हैं। ये नौजवानों का है, मैं इसको सियासी उसमें नहीं जाना चाहता। अगर मेरे ख्याल में वो मुझे बोलते हैं, मैं बोलूँ तो वो भी आ जाए, सारी तंजीम में आ जाए, मगर उनकी हमदर्दी और उनका प्यार और उनकी मोहब्बत सबकी मैं कबूल करता हूँ। सर क्या आप इस तफ्तीशी टीम से मुतमईन नहीं है, या मुतमईन है लेकिन तफ्तीश पर आपका थोड़ा सा वो एक तहफ़्फ़ुज़ात है? हाँ वैसे तो मुतमईन हूँ, मगर तहफ़्फ़ुज़ात है सर, बहुत तफ्तीश पर बहुत ज़्यादा हो गए। आप वही तफ्तीश को उन्हीं से सुन रहे हो, उन्हीं के पास बैठे हुए हो, उन्हीं की सुन रहे हो, उन्हीं के लोगों से, वही जिन पे हमें एतमाद नहीं है वही फ़ोन कर रहे हैं। ये चीज़ें सही नहीं है सर। मैं बोल रहा हूँ आप करें, इसको देखें तो ज़रा वसी करे इसका दायरा अपनी तहकीक का। आप ज़रा उन्हीं के उस पे पैटर्न पे ना चले ना, आप पैटर्न चेंज करें ना। उन्होंने तो 12 दिन घड़ी भी रखी, मोबाइल भी रखा, अब गई ये चीज़ें। साहब आखिरी बात पूछूंगा, आपको लगता है कातिल सामने ही है? मैं तो समझता हूँ कि पुलिस को शायद पता है कुछ लिंक है, मगर वो या तो मजबूर है, जिस तरह इसी तरह मजबूर है जिस तरह रात 12-12:15 बजे एक हैदराबाद की रिपोर्ट निकलती है, एक मैजिस्ट्रेट ने एक को ऑर्डर दिया वो रिपोर्ट को रोकने के लिए, फिर सुबह 10 बजे प्रीवियस डेट की दोबारा से निकलती है कि दोनों को मर्ज कर दो। तो ये सब बातें सर, इनको किस तरह मिलाएं? SHO जौहर, मोबाइल जो आई, जो 15 के पुलिस वाले आए, क्राइम सीन यूनिट, ईजी वाले, इनको सबसे पहले बुलाना चाहिए। इसमें जहाँ जहाँ कोताही हुई, जिन जिन से हुई, उन्हें सबको शामिल तफ्तीश करना चाहिए, ये आपकी डिमांड है? बिल्कुल, और ये आपकी वैलिड डिमांड है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि जब आपसे अगर अगली मुलाकात हो तो आप सुरखरू हों, आपको इंसाफ मिल जाए, मीर रज़ा को इंसाफ मिल जाए। अल्लाह ताला जो है उसके आखिरी जो मंजिल है उसके लिए आसान करे, उसके दर्जात बुलंद करे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मीर तेरे खून से जी देखा आपने आज कितने दिन गुजर चुके हैं और अभी तक लोग इस एहतजाज का हिस्सा हैं, और सबकी एक ही आवाज़ है, मीर रज़ा को इंसाफ दो, उसके कातिलों को पकड़ो। तफ्तीश में सुस्तरवी क्यों है, अब तक कातिलों तक क्यों नहीं पहुंचा जा रहा, आला कत्ल कहाँ है, इस तरह के बहुत सारे सवालात लोग पूछ रहे हैं, लेकिन सब यही चाहते हैं कि कातिल जिंदा सलामत उन तक पहुंचे और मीर रज़ा को इंसाफ मिले। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अख्तर चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।